भारतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम किसके तहत वर्णित किया गया? तो हम आंसर हो जाएगा डी 1935। और इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई। द्वैध व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा उसे केंद्र में लागू किया गया। यानी द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई, उसे केंद्र में लागू किया गया, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक जो संविधान की हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं, क्या दिया। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हाल में हुआ था, जिसका नाम अब क्या हो गया है, जिसे अब हम संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। यानी अब उसका नाम हो गया संसद भवन केंद्रीय कक्ष। इस बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। यानी अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। तीसरा हम लोग का क्वेश्चन है, किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया? यानी पूछ रहा है साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो साइमन कमीशन का गठन 1900 हो जाएगा हम लोग का बी ऑप्शन 1927 में। और इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन अथवा भारतीय सांविधिक आयोग की नियुक्ति तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली बाल्डविन द्वारा की गई थी। जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। यानी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, यानी मुंबई में भारत में आया। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया? जनगण मन को राष्ट्रगान कब बनाया गया? ऑप्शन हो जाएगा डी 24 जनवरी 1950 को। इसका व्याख्या एक्सप्लेन देख लेते हैं। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था, जिसके गायन की कुल अवधि लगभग है 52 सेकेंड। यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। पांचवा क्वेश्चन हमारा, इनमें से किस मामले के निर्णय ने संविधान की मूलभूत संरचना के सिद्धांत की नींव रखी? संविधान की नींव रखी थी केशवानंद भारती मामला वाला, जो केरल में हुआ था। तो एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान की मूलभूत संरचना के सिद्धांत की नींव रखी थी। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान की कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं हैं जिसको संसद के द्वारा संशोधन परिवर्तित नहीं कर सकती। इसे संविधान की मूलभूत संरचना या आधारभूत ढांचा कहा जाता है। इस वाद में 13 न्यायाधीशों की अब तक की सबसे बड़ी बैठक थी संविधान पीठ के निर्णय दिया। यानी 13 लोगों ने निर्णय दिया। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हो जाएगा हमारा। भारत में संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 26
नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने लगा, जो अब हमारा संविधान लागू हुआ था। 22 जुलाई 1947 को क्या महत्व? 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व? वर्तमान ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था, यानी राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को संविधान सभा की बैठक में अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई कितना अनुपात में? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3.2। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? भारतीय सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कहाँ से ली गई? किस देश से ली गई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा देश से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में सशक्त केंद्र वाले संघ की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई थी। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। ग्रेट ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, यानी संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई, ग्रेट ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? कहाँ शामिल किया गया भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रांस के संविधान से। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। उद्देशिका की अवधारणा ली गई है तथा ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता ली गई है, यानी ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया आदि ली गई है। उल्लेखनीय है कि उद्देशिका की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यानी उद्देशिका यानी प्रस्तावना की भाषा, जो प्रस्तावना की भाषा है उस और समवर्ती सूची, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता किस सिद्धांत लिया गया? तो हो जाएगा ये बी, फ्रांस के संविधान से, जो ऊपर क्वेश्चन दिया था। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? यानी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। कौन? जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये जर्मनी के संविधान से लिया गया आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। व्याख्या देख लेते हैं हम इसका, एक्सप्लेन। भारत के संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया। मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जबकि एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से लिया गया। संघीय प्रणाली हो जाएगा कनाडा के संविधान से लिया गया। तथा संविधान का संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। बारहवां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी, डेनमार्क का संविधान। तो देख लेते हैं फिर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? यानी डेनमार्क जो है भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है। व्याख्या, भारतीय संविधान के स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? वो दिया गया स्रोत है जो भारत का शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान तथा रूस के संविधान है।
डेनमार्क का संविधान भारत के संविधान का स्रोत नहीं है। डेनमार्क से संविधान से कुछ नहीं लिया गया, कोई भी शब्द नहीं लिया गया है। लगभग कितने वर्ष के वाद विवाद के उपरांत भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, 3 वर्ष। व्याख्या देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया और इस दिन संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत किया गया, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्य कितने थे? 284 द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान बनने में कुल कितने दिन लगे थे? भारत का संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन जो संविधान निर्णय के कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों का वर्णन करता है, उसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना। यानी परिचय जो दिया है, परिचयात्मक है जो प्रस्तावना को वही कहते हैं। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग इसका। संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन जो संविधान निर्माण के कारण तथा मार्गदर्शक मूल्यों का वर्णन करता है, उसे प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना में उन उच्च आदर्शों, मूल्यों एवं लक्ष्यों का वर्णन किया गया है जिसे संविधान निर्माता हासिल करना चाहते थे। इसलिए प्रस्तावना को संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? 15 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, पिंगली वेंकैया ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने। व्याख्या देख लेते हैं कुछ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा की बैठक ने अपनाया था। यानी 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान बैठक द्वारा अपनाया गया था। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी झंडे का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2 है। ध्वज के बीच की पट्टी के एक नीला चक्र है जिसमें कुल 24 तिलियां हैं। यह न्याय का प्रतीक है। यह न्याय का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के निर्माण में पहले 1946 द्वारा एक उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का श्री जवाहरलाल नेहरू। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान निर्माण से पहले 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। यानी स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को यह परिवर्तित करके संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना बनाई गई। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा को मसौदा समिति का गठन किया गया था। मसौदा समिति का गठन ऑप्शन हो जाएगा ए, 29 अगस्त 1947 को। मसौदा समिति का गठन 19 अगस्त 1947 को किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति या मसौदा समिति का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। मसौदा समिति में 7 सदस्य थे, जिसके
अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति या मसौदा समिति एक ही है, इसके सदस्य थे भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये स्थायी सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थायी रूप से किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य निर्वाचित किया। अंत तक इस पद पर रहे। क्वेश्चन नंबर 19 है, जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन हो जाएगा डी 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। व्याख्या देख रहे थे हम। 19 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्रता के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया? स्वीकृत कर लिया गया। और पेश कब किए थे? 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के संदर्भ में विषम कथन ज्ञात कीजिए। यानी कौन सा सही नहीं है वो हम लोग को देखना, विषम कथन देखना है। डी, यह कानूनी दस्तावेज है, यही हो जाएगा गलत। जब राष्ट्र की नियुक्ति पुस्तिका है, यह कानून के शासन के संहिताबद्ध करता है। यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। ये सब सही हो जाएगा और ये डी वाला गलत हो जाएगा। और यही हमसे पूछा कौन सा कथन विषम है। भारत का संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। यह राष्ट्र के नियम की पुस्तिका है। देश की शासन व्यवस्था इसके आधार पर संचालित होती है। इसमें कानून के शासन को संहिताबद्ध किया गया है और मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है। हम लोग कुछ पॉइंट दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सी तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 26 नवंबर को। अभिकथन है संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें से हो जाएगा हम लोग का ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की उचित व्याख्या है। संविधान सभा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज झंडे को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है? तो लंबाई चौड़ाई का बीच का अनुपात है जो 3:2 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। विश्व के प्रजातांत्रिक देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? तो भारत का संविधान सबसे लंबा और विस्तृत है। क्वेश्चन है,
भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधित्व एवं लोकप्रिय घटना को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए, भारतीय परिषद एक्ट 1861। यह पहला अवसर था जब 1861 के अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों को विधायी सदस्यता में प्रतिनिधित्व देने का महत्वपूर्ण सिद्धांत स्वीकृत किया गया। इसके द्वारा आधुनिक प्रांतीय विधानमंडलों की नींव पड़ी और पहली बार देशवासियों को विधि निर्माण के कार्य में असंतः भाग लेने का अवसर मिला। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ था? हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सबसे अल्पकालीन सिद्ध हुआ था। भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में सबसे अल्पकालीन पिट्स इंडिया एक्ट 1984 था, क्योंकि इसके शीघ्र बाद ही 1786 ईस्वी में संशोधन एक्ट तथा 1793 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हो गया था। विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी तथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण था? ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, भारत सरकार अधिनियम 1919। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 1909 की भारतीय परिषद अधिनियम पार्लियामेंट्री सुधार द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का प्रावधान किया गया था, जिसे वर्ष 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर भी विस्तारित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे थे। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित है। व्याख्या हो जाएगा हम लोग का, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन हो जाएगा सी, कौन नहीं थे? महात्मा गांधी नहीं थे। गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी। और सबसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, के.एम. मुंशी थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। व्याख्या हो जाएगा, वर्ष 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी नहीं शामिल हुए थे। भारत का संविधान सभा में अस्थायी सभापति थे। भारत की संविधान सभा के अस्थायी
सभापति थे? ऑप्शन हो जाएगा ए श्री सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य थे। व्याख्या। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। ये अस्थायी सदस्य सभापति थे। संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इस समिति में अध्यक्ष थे 7 अध्यक्ष। इस समिति में कुल सदस्य 7 थे। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान में कौन संवैधानिक सलाहकार थे? तो ऑप्शन हो जाएगा डी BN राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। क्वेश्चन है 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष थे ऑप्शन हो जाएगा बी राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य निर्वाचित किया। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए साम्यवाद से। आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर या कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता। जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान कैसा है? डी असंतः कठोर और लचीला माना जाता है। भारतीय संविधान कैसा माना जाता है? कठोर और लचीला। भारत के संविधान में नम्यता तथा अनम्यता कठोरता के लक्षण एक साथ विद्यमान है। यह संविधान इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए संविधान सभा कठोर और लचीला है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारत में पंथ निरपेक्ष देश है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राज्य धर्म के संदर्भ में पूर्णतः तटस्थ है तथा राज्य प्रत्येक धर्म को समान आदर करता है।
प्रत्येक धर्म का समान आदर करता है। गणतंत्र होता है तो ऑप्शन हो जाएगा डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप न हो उसे गणतंत्र देश कहेंगे। गणतंत्र से तात्पर्य एक ऐसी राष्ट्र है जिसके प्रमुख का पद वंशानुगत न होकर निर्वाचित रूप पर आधारित होता है तथा भारत के प्रमुख राष्ट्रपति का पद निर्वाचन पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है, यानी ब्रिटेन में यह पद वंशानुगत है। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य हैं? कैबिनेट मिशन द्वारा जो बनी थी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 389 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी, राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना। वेवेल योजना असफल क्यों रहा? कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति न हो पाना, इसलिए वेवेल योजना असफल हो गई थी। एनटीपीसी में आए हुए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, जो ये सभी जीएस के हैं क्वेश्चन संविधान से, और इसको हम देख लेते हैं एनटीपीसी में आए हुए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता किसके अंतर्गत आता है? तो समान ऑप्शन है मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, भाग 9। तो किस आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आता है। इसका हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं, व्याख्या। जो समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। जो भाग 4 है उसे अनुच्छेद 44 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अब देख लेते हैं। अनुच्छेद 36 दिया है, 40 दिया है, 50 दिया है, 44 दिया। तो हम लोग ऊपर देखे हैं, अभी जस्ट आया था व्याख्या में, किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो अनुच्छेद हो जाएगा बी, हो जाएगा अनुच्छेद 29। इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 जो अल्पसंख्यकों के हितों से संरक्षण से संबंधित है, यह अनुच्छेद प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों के वर्गों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? किसे? तो कौन सा हो जाएगा कि ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में
वर्णित किया गया है मौलिक अधिकार को। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। आमतौर पर भारतीय संविधान की आत्मा, उसकी उद्देशिका, प्रस्तावना को कहा जाता है। उद्देशिका को प्रस्तावना कहा जाता है। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया? किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। आंसर डी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन अधिनियम को जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का उनका मौलिक अधिकार को घोषित किया गया। इसके लिए अनुच्छेद 21A को संविधान में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, इनमें से किस वर्ष में भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A शामिल किया गया है, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान करने के प्रावधान के मौलिक अधिकार माना गया है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। 2002 में जो ऊपर क्वेश्चन आया था वही है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बना? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना। इस व्याख्या देख लेते हैं। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने भारत के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया। बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो अनुच्छेद 21A के तहत परिकल्पित परिणामी कानून का प्रतिनिधित्व करता है, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 8। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्व का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। हम लोग इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित राज्य के नीति निर्देशक तत्व
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्दिष्ट किए गए हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर सी। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का मौलिक अधिकार है, जिसमें निजता, स्वच्छता, पर्यावरण, जीवन साथी चुनने का अधिकार आदि शामिल है। अनुच्छेद 14, 15, 16 समानता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 14, 15, 16 समानता के अधिकार से संबंधित है। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? यानी इनमें से कौन सा संविधान का मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार और सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये सब शामिल है संविधान के मौलिक अधिकार में, लेकिन ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं है। हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसका। समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद मौलिक अधिकार अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 39 के तहत जोड़ा गया है। एक नीति निर्देशक तत्व है, यह एक नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 12। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो देख लेते हैं। समानता का अधिकार, ये तो है। स्वतंत्रता का अधिकार भी है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है, लेकिन बी, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। संभाषण का अधिकार नहीं है। व्याख्या देते हैं। दिए गए विकल्प में संभाषण का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया, जबकि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं अब 14। क्वेश्चन नंबर 14। चौवालीसवें संविधान संशोधन 1968 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? 42वें संविधान संशोधन 1968 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी 300 ए। व्याख्या देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 ए को जोड़ा गया तथा उसके तहत संपत्ति के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 से संपत्ति के अधिकार संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 19 ए तथा अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया, जिसके कारण संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार का दर्जा समाप्त हो गया। अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति का अधिकार अब विधिक, वैधानिक, कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। संपत्ति के अधिकार को कब हमारे मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1978। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? ऑप्शन हो जाएगा बी अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 13 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक का अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो यह जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरलैंड के संविधान से। व्याख्या देख लेते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 46B से संबंधित है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी सरकारी समितियों से। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 43B का संबंध सरकारी समितियों से है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 43B तथा भाग 9B को जोड़कर उसके तहत सरकारी समितियों के बारे में प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायतों का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा निर्देशित नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा सी भवन निर्माण संबंधित उपनियमों की तैयारी।
व्याख्या देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा अधिगृहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भवन निर्माण संबंधित उपनियमों की तैयारी का उल्लेख नहीं किया गया है, जबकि समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है तथा मादक पेय के सेवन का प्रतिषेध अनुच्छेद 47 सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी, अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है, जिसके अनुसार राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा हम लोग का बी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का प्रावधान अनुच्छेद 43 क में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देख लेते हैं। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? 2020 तक देख लीजिए कितने थे। ऑप्शन हो जाएगा ए, 11। दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के कुल 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में
भाग 4 क तथा अनुच्छेद 51 क को जोड़कर उसके तहत मूल कर्तव्य का प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन के प्रयास का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11 अनुसूची जोड़ी गई है। भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायत से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? आंसर हो जाए निम्नलिखित में से किस संशोधन ने पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की? ऑप्शन हो जाएगा सी, 73वें संविधान संशोधन। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पंचायतों को वित्तीय अधिकार प्रदान किए और स्थानीय सरकार को मजबूत बनाने में मदद की। इसके द्वारा जहां पंचायतों को एक अधिरोपित करने की शक्ति एवं उनके लिए निधियों का प्रावधान अनुच्छेद 243 ज के तहत किया गया। वहीं अनुच्छेद 243 झ के तहत उनकी वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए राज्य वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया है। इसका हम लोग देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 में लिया गया निर्णय के अनुसार 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अतः इस दिन की महत्वता को रेखांकित करने के लिए ही संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के निर्णय में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान के निर्णय में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, हिंदू सभा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल थे, मुस्लिम लीग शामिल थे, साम्यवादी दल शामिल थे, लेकिन हिंदू महासभा शामिल नहीं था। व्याख्या है इसका हम देख लेते हैं। साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे। साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को
वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे। वे इसे कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे। क्या मानते थे? कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान के निर्माण में शामिल थे। कम्युनिस्ट पार्टी तथा छोटे समूह व स्वतंत्र 15 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई सदस्य शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? तो ऊपर हम लोग देखे हैं, ऑप्शन हो जाएगा हिंदू महासभा, वो शामिल नहीं था। तो ऊपर हम लोग देख लिए हैं, एक्सप्लेन भी देख लिए हैं उसका। देख रहे, हिंदू सभा भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं थे, जबकि अनुसूचित जाति संघ कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। हमारे देश का संवैधानिक नाम है बी, भारत तथा इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार हमारे देश का संवैधानिक नाम भारत अर्थात इंडिया है। इसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष है। ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, संविधान की प्रस्तावना भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। पंथनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना के अतिरिक्त धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मूलतः प्रस्तावना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, विचार, विश्वास, धर्म,
अभिव्यक्ति। व्याख्या देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है, जबकि आस्था और पूजा शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अतः विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, फेडरलिज्म नहीं है, पंथनिरपेक्ष समाजवाद है, प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ये सब संविधान में है, लेकिन फेडरलिज्म नहीं है। व्याख्या देख लेते हैं। संघवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, जबकि पंथनिरपेक्ष समाजवाद और प्रजातांत्रिक गणराज्य प्रस्तावना के भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 34, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, प्रजातंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। मतदान के अधिकार से ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था सृजित होती है, अतः सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए शब्द वर्णित है। मूल संविधान में समाजवाद और पंथनिरपेक्ष नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 36, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई? यानी संघीय पद की धारणा कहाँ से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। इसका व्याख्या दे देते हैं। भारतवर्ष में एक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी लिया गया। न्यायिक पुनर्विवेचना, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। व्याख्या देख लेते हैं इसका। उपयुक्त प्रश्न में दी गई सभी विशिष्टताओं के साथ साथ संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद व राज्य सभा का पदेन सभापति बनने, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस संविधान या देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन से। प्रशासनिक ढांचा ब्रिटेन से। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय शासन पद्धति को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1950। व्याख्या देख लेते हैं। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना का गठन वर्ष 1950 में किया गया था। फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक है। फादर कामिल बुल्के इसके संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 40, भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है? भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद एक में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत के संविधान में जानबूझकर संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग न करके यूनियन शब्द रखा गया है। इसका तात्पर्य है कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है और इसलिए भारत में राज्यों को संघ से पृथक होने का भी कोई अधिकार नहीं है। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यूएसए से। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत यूएसए से हुआ है। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। यह संकल्पना न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना से उद्भूत हुई है।
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो ऑप्शन हो जाएगा भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा अंश वर्ष 1935 के भारतीय शासन अधिनियम पर आधारित है। अधिनियम की लगभग 200 धाराएं बहुत कुछ अक्षरशः या वाक्य रचना में धारण परिवर्तन करके संविधान में ले ली गई है तथा डॉक्टर पी देशमुख के शब्दों से संविधान 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। सिर्फ वयस्क मताधिकार को जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 43। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ? ऑप्शन हो जाएगा सी ब्रिटेन से। सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 ईस्वी में के तहत की गई थी, जिसे मूर्तपूर्ण रूप ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया अमेरिका में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44। किस देश में सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो ऑप्शन ए अमेरिका। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण 1787 ईस्वी में किया गया था। नवनिर्मित संविधान के अनुसार निर्वाचित सरकार ने 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार विश्व में प्रथम निर्मित एवं लिखित संविधान का निर्माण अमेरिका में हुआ था। विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी भारत। व्याख्या देख लेते हैं। भारत का लिखित संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। संविधान के मूल पाठ में कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की विशालता के कारण ही आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। अमेरिका संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संघात्मक संविधान है। इसमें केवल 7 धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। भारत का संविधान 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।
व्याख्या देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया। नागरिकता निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों तथा अस्थायी और संक्रमणकारी उपबंधों को उक्त दिनांक से ही प्रभावित घोषित किया गया, जबकि शेष यानी संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। ऑप्शन हो जाएगा सी, 26 जनवरी 1950 को। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 तक संविधान के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया तथा उसके कुछ उपबंध उसी दिन लागू कर दिए गए। कुछ उपबंध उसी दिन लागू कर दिए गए। संविधान के पूर्ण उपबंध 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए, इसलिए भारत एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, जन्म से भी, वंशानुक्रम से, देशीकरण से। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन भारतीय नागरिकता का अर्जन जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, वंश परंपरा द्वारा तथा अर्जित भूभाग के विलय द्वारा किया जा सकता है। सामान्य रूप से संघात्मक शासन में द्वैरी नागरिकता की व्यवस्था होती है। पहली संघ की, दूसरी राज्य की, किंतु भारत में सिर्फ संघीय नागरिकता या एकल नागरिकता है। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो ये हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक रूप से जागरूक हो। व्याख्या देख ले। एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक, सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए एवं विधि समस्त कार्य करने हेतु शिक्षित हो, उसे श्रेष्ठ नागरिक कहेंगे। भारत का संविधान है एकल नागरिकता प्रदान करता है। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। समान तौर पर संघीय व्यवस्था वाले राज्यों में
दोहरी नागरिकता संघ दोहरी नागरिकता एक संघ की तथा दूसरी राज्य की प्राप्त होती है, किंतु भारत में केवल संघ भारत की नागरिकता प्रदान की गई है, राज्य की नहीं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने के नियम कौन बताता है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता प्रदान करने का नियम संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर द्वारा बनता है। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? हो जाएगा ऑप्शन राष्ट्रपति। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निषेधक सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूरी करते थे? ऑप्शन हो जाएगा डी, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच समन्वय और संतुलन संविधान की आधारिक संरचना है। मिनर्वा मिल्स के असंवैधानिक मानते हुए शून्य घोषित कर दिया गया। यह धारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था? ऑप्शन हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक मूल अधिकारों में सम्मिलित है। मूल अधिकारों में उल्लंघन की स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में भी रिट या याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन प्रस्तावना को।